वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस एथिक्स के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू फॉर मैनेजर। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वैल्यू और एथिक्स विच द इंडियन मैनेजर सीक्स इन देयर एम्प्लॉय। कि एक इंडियन मैनेजर जो अपने एम्प्लॉय के अंदर वर्क एथिक्स जो देखता है वो क्या क्या हो सकते हैं। यदि हम देखें तो उसमें फर्स्ट आता है ऑनेस्टी, सेकेंड आता है इंटेग्रिटी, थर्ड आता है कीपिंग योर प्रॉमिस, फोर आता है लॉयल्टी, फिफ्थ है फेयर, सिक्स है आपका केयर, सेवन है रेस्पेक्ट, एट है ओबिंग द लॉ, नाइन है एक्सीलेंस, टेन है बीइंग ए लीडर, 11 है मोरल और 12 है आपका अकाउंटेबल। जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव फॉर वैल्यू फॉर मैनेजर के पॉइंट समझेंगे तो उसके बाद अपने पास आएगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का जो टॉपिक है वो आपके इंडियन पर्सपेक्टिव फॉर वैल्यू फॉर मैनेजर्स में भी हेल्प करेगा। जैसे इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अंदर कि सबसे पहले कि ह्यूमन वैल्यू होता क्या है। जैसे सबसे ह्यूमन वैल्यू से पहले ह्यूमन बीइंग होता क्या है, कि ह्यूमन बीइंग क्या है, कोएक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी का है। पहले क्या होता था, जो सेल्फ होता था, सेल्फ जो होता था बॉडी को कंट्रोल करता था। अब रिवर्स हो गया, आज के टाइम में हम क्या करते हैं, बॉडी की फिजिकल फैसिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ को कंट्रोल करते हैं। तो हम जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसमें आएगा आपका ट्रस्ट, फिर आएगा आपका रेस्पेक्ट, फिर आएगा अफेक्शन, फिर आएगा केयर, देन गाइडेंस पढ़ेंगे, फिर हम रेवरेंस, और सेकंड लास्ट जो हम पढ़ेंगे ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो कंप्लीट वैल्यू है आपका लव। तो ये जो अपने ह्यूमन वैल्यू के जो एथिक्स हैं और जो इंडियन पर्सपेक्टिव वैल्यू फॉर मैनेजर है, इसके अंदर कुछ सिमिलर पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे आप इंडियन पर्सपेक्टिव फॉर मैनेजर के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ आपको ग्रेटिट्यूड भी मिलेगा, वहाँ आपको ग्लोरी भी मिलेगा, वहाँ आपको ट्रस्ट भी मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगा, और ये जो चीज़ें हैं आपस में मिलती जुलती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम एक इसके कुछ पॉइंट्स एक दूसरे में हम मर्ज करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को समझेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव फॉर वैल्यू फॉर मैनेजर के पॉइंट्स को। देन जो रिमेनिंग पॉइंट बचेंगे उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अंदर हम उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें जो इंडियन पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग जो मैनेजर हैं अपने एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है ऑनेस्टी टुवर्ड योर एक्शन, कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें आप ऑनेस्टी से वर्क को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ये हुआ कि हम किसी के ट्रस्ट को अर्न करने के लिए, हम कस्टमर हो चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए हम कितने इंटीग्रेटेड हैं। वो इंटीग्रेटेड जो हमारा अलाइनमेंट हो सकता है थ्रू हमारी थॉट्स हो सकता है, हमारे वर्ड हो सकता है, और फिर एक्शन हो सकता है। फिर है कीपिंग प्रॉमिस। कीपिंग प्रॉमिस को हम ट्रस्ट से भी रीनेम कर सकते हैं, कि कोई भी जो चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉई हो, उन सबको जो भी उन्होंने प्रॉमिस या कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम ट्रस्ट की फॉर्म में समझेंगे। फिर है लॉयल्टी। है लॉयल्टी मतलब आपका ऑनेस्टी का ही जो है डिटेल फॉर्म कहलाता है, लॉयल्टी कहलाता है। यदि आपके पास किसी पर ट्रस्ट है, आप उसके साथ रेस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ लॉयल भी रहेंगे। तो लॉयल्टी हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, हम दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड दोनों की लॉयल्टी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कि दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, लॉयल होंगे। फिर आता है फेयर। फेयर का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय का एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फेयर एंड ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनफेयर जो मेथड्स या गेन के लिए, कॉम्पिटिटिव एज के लिए जो हम अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ करते हैं उसको हमें रिमूव करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे केयर की। केयर जो है आपका, केयर इन द सेंस ये हुआ कि हम किसी दूसरे पर्सन या रिलेटिव की बॉडी के नर्चरिंग और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो नर्चरिंग और प्रोटेक्शन यदि हम किसी दूसरे के लिए रखते हैं तो वहाँ पे केयर है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से ये होना चाहिए कि जो उसका एम्प्लॉई है वो उसके लिए उसका केयर हो, मतलब उसकी नर्चरिंग और प्रोटेक्शन पे वो ध्यान दे। फिर हम बात करते हैं रेस्पेक्ट की। रेस्पेक्ट, यदि किसी पर्सन
का हमें ट्रस्ट है तो कहीं ना कहीं हम उसका राइट इवेल्युएशन करेंगे। रेस्पेक्ट का मतलब ये हुआ है हम उसका रॉन्ग इवेल्युएशन नहीं करें, ना तो उसका हम अंडर इवेल्युएशन करें या हम ना उसका ओवर इवेल्युएशन करें और ना हम उसका अदरवाइज इवेल्युएशन करें। यदि हमने ये तीनों किए हैं, चाहे हमने उसका अंडर इवेल्युएशन किया, ओवर इवेल्युएशन किया या फिर अदरवाइज इवेल्युएशन किया है, तो उसका डिसरेस्पेक्ट माना जाएगा और रेस्पेक्ट नहीं माना जाएगा। तो कोई भी एम्प्लॉई है वो वर्क प्लेस पे रेस्पेक्ट चाहता है और उसे मिलना भी चाहिए। फिर है ओबिंग द लॉ। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अचीव में एक इम्पोर्टेंट मीन्स होते हैं, तो हमें हमेशा ही रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करना चाहिए, एज ए एम्प्लॉई हो चाहे एज ए मैनेजर हो। हम फिर बात करेंगे एक्सीलेंस। एक्सीलेंस होता क्या है? एक्सीलेंस जो है, आप जब एथिकल वैल्यू पढ़ेंगे तो उसमें एक जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा आपका? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी पर्सन ने आपकी एक्सीलेंस में आपको हेल्प किया है, कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को, आपकी योग्यता को समझने में आपको प्रयास किया है, तो वो आप उसको उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि उस पर्सन ने आपकी हेल्प की है तो कहीं ना कहीं पर्सन वो डिज़र्व करता है। वो खुद भी जिस मुकाम पे पहुंचा होगा वो किसके बेस पे पहुंचा होगा? उसकी एक्सीलेंस पे पहुंचा होगा। तो हम क्या बोलते हैं? हम उस पर्सन को हम गौरव या ग्लोरी से देखते हैं। तो एक्सीलेंस का रिलेशन जो है वो किससे? ग्लोरी से है। फिर बीइंग ए लीडर की हम बात करें तो आपने जो लास्ट वर्क एथिक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि जो एम्प्लॉयर हो, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे बॉस हो, उसे क्या होना चाहिए? एज ए लीडर होना चाहिए। मतलब अपनी टीम को उसको हमेशा ही क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। यदि वो मोटिवेटर होगा, यदि वो ऐसे एग्जाम्पल रखेगा जिसको देख के एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, तो डेफिनेटली उनका मोरल भी बढ़ेगा और वो अकाउंटेबल भी होंगे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो आपकी इंडियन पर्सपेक्टिव वैल्यू फॉर मैनेजर के अंदर जो आपके मैनेजर हैं एम्प्लॉय के अंदर ये चीज़ें जो देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एसोसिएटेड किससे हैं? आपकी एथिकल वैल्यू फॉर मैनेजर से एसोसिएटेड हैं। तो ये जो एथिकल वैल्यू फॉर मैनेजर्स हैं इनको हम अब आगे पढ़ेंगे। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जो हम एथिकल वैल्यूज़ पढ़ रहे थे, एथिकल वैल्यूज़ के अंदर हमने पहली 6 वैल्यू को कंप्लीट किया था। उससे पहले हमने समझा था कि ह्यूमन बीइंग होता क्या है, कि ह्यूमन बीइंग कोएक्सिस्टेंस है किसका? सेल्फ और बॉडी का, है ना। पहले क्या होता था? हम अपने सेल्फ से बॉडी को रेगुलेट करते थे, लेकिन आज रिवर्स होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? बॉडी की नीड्स के लिए हम सेल्फ को रेगुलेट कर रहे हैं, सेल्फ को हम चेंज करते रहते हैं, सेल्फ हमारा चेंज होता रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या? ये है कि जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हम उसके अंदर दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज अबाउट हाउ वी ट्रीट अदर इन ए सोसाइटी। फिर हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि ये जो इमोशनल वैल्यू रहती हैं, एथिकल वैल्यू रहती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी हैं। पहले हमने पढ़ा था कि ट्रस्ट क्या है, ठीक है ना। ये जो मैं आपको वैल्यू यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इन सब वैल्यू को पहले समझिएगा और समझने के बाद इन्हें वेरीफाई कीजिएगा, और वेरीफाई करने के बाद यदि आपको लगता है येस और नो तो हमें बताइएगा। वो कैसे बताएंगे आप? जैसे मान लीजिए ट्रस्ट की हम बात करें तो ट्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रस्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है। बिजली के स्विच की तरह होता है, ऑन या ऑफ। ऐसे नहीं कि हमें किसी पे ट्रस्ट कम है, किसी पे ट्रस्ट ज़्यादा है। ट्रस्ट पे हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रस्ट होता क्या है, कि जो सामने वाला है, सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं? ये मान रहे हैं कि वो हमारी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में हमें हेल्प करेगा, तो हमें उस पर ट्रस्ट है, नहीं तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम ये मानते हैं कि वो गलती से हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, वो मिस्टेक से हुई है। और जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कि स्वयं के संदर्भ में मुझसे ग्लास टूट गया तो मैंने बोला मुझे अनजाने में गलती हो गई, मुझसे हमेशा अनजाने में गलती होती है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रस्ट है उसके अंदर हम खुद को तो क्या कर रहे हैं कि खुद को जो हमसे मिस्टेक हुई है उसको तो हम ये मान रहे हैं कि मेरा जानबूझकर मैंने ये मिस्टेक नहीं की है, जबकि दूसरे के बारे में यदि वही गिलास दूसरे से टूटता है, दूसरे ने गिलास तोड़ दिया तो हम बोलते थे कि दूसरे ने जानबूझकर गलती की है, ठीक है ना। वो हमेशा जानबूझकर गलती करता है, दूसरा गलत है। तो ट्रस्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो हम सामने वाले को अपनी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में
इंक्लूड कर रहे हैं कि वो हमारी हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो हमें उस पर ट्रस्ट है, नहीं तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। इसको ट्रस्ट या विश्वास हमने कर लिया था, इसको आप वेरीफाई भी करना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रस्ट और वेरीफाई के बाद रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या होता है? रेस्पेक्ट इन द सेंस ये हुआ कि नॉन वॉयलेंस जो रहता है वो रेस्पेक्ट कहलाता है, सम्मान करना, आदर करना। रेस्पेक्ट का यदि हम देखें मीनिंग, तो रेस्पेक्ट का है राइट इवेल्युएशन। राइट इवेल्युएशन का मतलब ये है कि आप किसी का ओवर वैल्यूएशन नहीं कर रहे, जो एक्चुअल वो है उससे ज़्यादा वैल्यूएट नहीं कर रहे, अंडर वैल्यूएशन नहीं कर रहे, जो एक्चुअल है उससे कम वैल्यूएट नहीं कर रहे, अदरवाइज वैल्यूएशन नहीं कर रहे, जो है उसके अलावा जो उसका वैल्यूएशन कहलाता है अदर वैल्यूएशन कहलाता है। ये सब डिसरेस्पेक्ट माने जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि यदि किसी का हमने रेस्पेक्ट किया है और हमें उस पर ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नेक्स्ट जो फीलिंग होगी वो कौन सी फीलिंग होगी? आपकी अफेक्शन की फीलिंग होगी। जो अफेक्शन की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सामने वाला है उससे हम अफेक्शन के केस में तभी होंगे, सामने वाले के साथ हम अफेक्शन के केस में तभी होंगे यदि हमें लग रहा है कि हमें उस पर ट्रस्ट भी है और हमें उस पर रेस्पेक्ट भी है। यदि हमें उस पर ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, तो हम कहीं ना कहीं उसको अपने रिलेटिव के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। और हमें जब उसके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि वो एज ए हम रिलेटिव उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारा उसके साथ अफेक्शन हो जाएगा। तो अफेक्शंस को हमने पढ़ा कि अफेक्शन जो होता है वो तब माना जाता है जब हम ज्वेलियस के जो फीलिंग है उससे हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, अपोजिशन से हम बाहर आ जाते हैं, हम सामने वाले को अपने जैसा ही मानते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका अफेक्शन कहलाता है। फिर अफेक्शन के बाद हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो केयर और आपका गाइडेंस रहता है। केयर और गाइडेंस इन द सेंस हम यूँ बात करें कि केयर हमने देखा कि जब हम छोटे थे तो हमारी माता हमारी केयर करती थी। कहीं ना कहीं माता जो थी, हमारी माँ जो थी, वो हमें ममता या वात्सल्य देती थी। तो वो जो केयर की फीलिंग है वो धीरे धीरे हमारी माँ जैसे जैसे बड़ी होती गई और हम भी बड़े हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें अपनी माता से हमें सीखने के लिए मिली और वो चीज़ें हमारे पास ट्रांसफ़र होके आ गई। ये चीज़ें जो हैं फिर आगे हमने देखा कि जैसे हम आगे वर्क प्लेस की तरफ बढ़े, आगे हम स्कूल कॉलेज से वर्क प्लेस की तरफ बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो केयर की फीलिंग हमारे साथ जुड़ गई। और जब हमारे माता पिता जब बुज़ुर्ग होंगे तो कहीं ना कहीं वही केयर हम अपने बच्चों के साथ भी करेंगे। तो फिर हमने केयर के अंदर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था गाइडेंस। गाइडेंस क्या था? गाइडेंस ये था कि जैसे गाइडेंस के रूप में हमने अपने फादर को समझा कि जो हमारे फादर हैं वो हमें बचपन से ही गाइड करते हैं। वो हमें गाइड कैसे करते हैं? वो हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं, राइट फीलिंग देते हैं, तो वो एज ए गाइडेंस माना। तो जो चीज़ें हमने एज ए केयर, एज ए गाइडेंस, एज ए केयर हमने अपनी मदर से सीखी, कि एज ए गाइडेंस हमने अपने फादर से जो चीज़ें सीखी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमने अपने बिहेव के अंदर लाए हैं और वो हम आगे उनको वापस रिटर्न भी करेंगे। जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसमें हम रिटर्न भी करेंगे। और हमने ये भी देखा कि ये जो केयर और गाइडेंस है ये हमारे माता पिता तक ही सीमित नहीं है। उनसे वो चीज़ें हमने सीखी, फिर हम अपने बचपन से अपने स्कूल कॉलेज, फिर हम अपने वर्क प्लेस तक लेके ये कहीं ना कहीं चीज़ें वो क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई। तो हमने फिर फोर्थ गाइडेंस और फिफ्थ हमने किसको, फोर्थ केयर और फिफ्थ किसको, गाइडेंस को हमने पढ़ा था। और फिर हमने रेवरेंस को पढ़ा था। रेवरेंस क्या होता है कि फीलिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, कि हम ये मान रहे हैं कि दूसरा जो है वो हमारे जो है उसमें हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है? हमें जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है उसको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके अंदर, तो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमने उसको हेल्प की राइट अंडरस्टैंडिंग में। अपोजिट भी हो सकता है कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं था, दूसरे ने हमें उस लेवल पर पहुंचाने की हेल्प की। तो जो एक्सीलेंस होता है, एक्सीलेंस वन हेल्प टू ब्रिंग द अदर टू हिज लेवल, की जो दूसरा है वो उसको उसके लेवल, अपने लेवल तक लाता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके लाता है। तो हमने रेफरेंस के अंदर पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये चीज़ें आपस से जुड़ी हुई हैं। अब जो हम नेक्स्ट जो वैल्यू इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, शुरू के 7 मिनट तो पुरानी वीडियो में ही निकल गई, पुराने जो दोनों वीडियो थे, दोनों पार्ट थे उनको समझाने में। अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका ग्लोरी, इसको गौरव बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, और दूसरा हो गया ग्रेटिट्यूड। देखो ग्लोरी है क्या? ग्लोरी है फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड और आर मेकिंग एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, कि हमें उन व्यक्तियों पर गर्व होता है जिन्होंने दूसरे को
अपने लेवल पर लाने के लिए एफ़र्ट किए हैं, हमें उन पर गौरव होता है। आपने देखा होगा किसी भी फील्ड के अंदर आप ले लें कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है तो वो क्या करता है, जो अपने अपने पास के जो एनवायरनमेंट होता है उनको क्या करता है, अपने लेवल पर लाने के लिए एफ़र्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर्सन पे क्या होता है, ग्लोरी या गर्व या आपका गौरव हमें महसूस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी पर गर्व कब होगा, जब उसने क्या किया है, दूसरे की एक्सीलेंस में कहीं ना कहीं योगदान किया है, हमें उस पर तब गर्व होगा, गौरव होगा। फिर जो अपना नेक्स्ट फीलिंग आता है वो आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है आपका गौरव से रिलेटेड ही, जैसे आप देखें, फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड और आर मेकिंग एफर्ट। ये सेम था यहाँ पे, वहाँ गौरव में था फॉर एक्सीलेंस और यहाँ पे है फॉर माई एक्सीलेंस। हमें उन लोगों को क्या करना है, उनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड रखना है, कृतज्ञता रखनी है, जिन्होंने क्या किया है, हमें एक्सीलेंस, हमारे लेवल को इम्प्रूव करने में हमें क्या की है, मदद की है। तो कहीं ना कहीं बोलें कि जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस में जो हमें हेल्प करते हैं, हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ग्रेटिट्यूड को। मान लीजिए आपने कोई काम किया और उस काम में आपको किसी पर्सन के कोऑपरेशन की ज़रूरत थी और उस पर्सन ने आपको उस टाइम में हेल्प कर दी, तो लाइफ टाइम आपको उसने आपकी जो हेल्प की है उसके लिए आपको क्या फीलिंग होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड की, कि उसने आपकी एक्सीलेंस में हेल्प की है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, जो ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड में डिफरेंस इसी बात का है कि ग्लोरी के अंदर तो हम क्या करते हैं, एक्सीलेंस में एफर्ट करते हैं, ठीक है ना, और वो एक्सीलेंस किसी और की हो सकती है। और ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि कोई हमारे एक्सीलेंस में एफर्ट करेगा। हम ये तो मानते हैं कि यदि कर भला हो भला, कि यदि हम किसी का भला करेंगे तो ही हमारा भला होगा। तो वो चीज़ हमें कंसिडर करनी है। जो लास्ट फीलिंग आती है वो आती है लव। लव जो है आपका, ये कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है। लव जो है कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है। लव क्या, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। आप सभी को क्या सभी को अपना रिलेटिव मानते हो, सबके लिए आपकी वो फीलिंग होती है। यहाँ लव की जो हम बात कर रहे थे, हम यहाँ लव की ये जो लव की फीलिंग है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जो आपका सेंटेंस है, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, ये कंप्लीट वैल्यू है कि हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव, कि सबसे हमारा रिलेशन है और सबके लिए हमें काइंडनेस रखनी है, हमें कंपेशन रखना है, करुणा रखनी है। तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है, हमारी जो अनडिवाइडेड सोसाइटी है उसका फाउंडेशन भी माना जाता है लव। ठीक है ना। इसको हम कंप्लीट वैल्यू तो ही मानेंगे जब पहले वाली सारी चीज़ें, जैसे आपका अफेक्शन था, ट्रस्ट था, रिस्पेक्ट था, आपका केयर था, गाइडेंस था, ग्लोरी था, ग्रेटिट्यूड है, वो सब चीज़ें आएंगी तो ही हम लव की फीलिंग को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे लव इन द सेंस हम वो वाले लव की बात नहीं कर रहे जो हम समझते हैं। हम यहाँ पे पूरी सोसाइटी के साथ लव की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कभी देखा हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं, किसी पार्क से, और पार्क में आप किसी लड़की को बैठे हुए देखा, तो उस लड़की को बैठे हुए देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि इन्होंने जो समाज का एनवायरनमेंट है उसको ख़राब कर रखा है। दोनों यहाँ पे बैठे हैं, आते जाते लोग इनको देख रहे हैं, नई जनरेशन जो है वो ख़राब है, बच्चों पर इफ़ेक्ट होता है, ये गलत है। ठीक है ना। अब पहला केस था कि आप उन लड़का लड़की को देखा, और पहला केस ये मानिए कि आप उन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली ये आपके अंदर आएंगी, हो सकता है नहीं भी आए, कहीं ना कहीं तो आएंगी ना, इन्हीं के मन में ये आता है। तो अब सिचुएशन, पहला केस जो था कि आप उस लड़की को नहीं जानते, ठीक है ना, तब आपने क्या सोचा, उसको आप सेव कर लीजिए, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। दूसरा केस ये है कि आप उस लड़की में से किसी एक को जानते हैं। तो अब आप किसी एक को जानते हैं और उनके रिगार्डिंग जो पहले वाली आपने फीलिंग पढ़ी है यहाँ पे सारी, वो चीज़ें जैसे आपका ट्रस्ट था, रिस्पेक्ट था, अफेक्शंस था, ठीक है ना, वो सब चीज़ें, केयर था, है ना, गाइडेंस था, ग्लोरी था, ग्रेटिट्यूड था, वो सब चीज़ें आप उस पर मेज़र करेंगे, कहीं ना कहीं आप उनको देखेंगे। ठीक है ना। आप उनको जानते हो, आप उन दोनों में से किसी एक को जानते हो, तो आपकी जो पहले आपने सोच के सेव किया था, अब आप जो सोचेंगे, सेव करेंगे, उसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है ना। अब तीसरा आप ये मानिए कि वो जो लड़का लड़की बैठे हुए थे दोनों, उन दोनों में से कोई एक आप थे और आपको कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा था। तो अब आपकी जो थॉट होगी, ठीक है ना, आप उनमें से हो
और आप जो खड़े हो आप ये देख रहे हो कि वो जो मुझे देख रहा है वो मेरे हिसाब से ही हमें देख रहा है, ठीक है ना। अब आपके अंदर जो थॉट होगी वो क्या होगी, वो भी चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सोसाइटी के अंदर जो फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, इन इन तीनों फीलिंग जो आपको तीनों केसों में आई, उसमें कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल का कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा, लैकिंग लगेगी, कि कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल नहीं है। आप किसी केस में तो देखेंगे, किसी केस में आप नहीं देखेंगे। तो लव क्या है, कंप्लीट वैल्यू है। इसके अंदर हमें ये देखना है, फीलिंग ऑफ लव इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस हो, ठीक है ना, बेनिफिशियस हो, कंपेशन हो। काइंडनेस मतलब दया, बेनिफिशियरी मतलब कृपा, और कंपेशन मीन्स करुणा हो। द फीलिंग इज फॉर ऑल एंड इट इज़ एक्सप्रेड टू दोज इन ए कॉन्टैक्ट। द फीलिंग ऑफ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ द अनडिवाइडेड सोसाइटी। ये जो लव की जो लास्ट फीलिंग है, सबसे बड़ी फीलिंग है। यदि ये फीलिंग आपको समझ आती है, आप सबके साथ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड फील करते हो, तो ये आपकी यहाँ पे जो सारी वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाती हैं। थैंक्स।